संपूर्ण भारत के छात्रगण जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर पुस्तक अध्ययन करते हैं और सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उनके लिए 10वीं कक्षा में अध्ययनरत 10th क्लास में अध्ययनरत इतिहास विषय से सुनील जी खाटी बिहारी लाजवाब अंदाज में, रोचक अंदाज में, बेहतरीन शैली में आपको लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा है। और ये उसी चैप्टर का भाग है जिसका मैंने आपको पहले प्रस्तुत किया था, उसी का दूसरा भाग है। और इस चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण का युग भाग 2। इसका पहला भाग आप पूरी तरह से सुन लेना। मैं ठेठ बिहारी अंदाज में आपको बोलूंगा, भोजपुरी भी बोलूंगा, हिंदी भी बोलूंगा, बीच बीच में इंग्लिश भी बोलूंगा। और इसमें तो चलिए भैया, बिना राग लपेट के मैं शुरुआत कर रहा हूं कि ये औद्योगिकरण के समय में बुनकर कैसे प्रभावित हुए। तो ऐसा था कि औद्योगिकरण जब हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहां पर अपनी राजनीतिक वर्चस्व स्थापित की, हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी। व्यापार के लिए आई थी। शुरुआत में जो आए थे तो वो व्यापार के लिए आए थे, यहां से मसाला ले जाते थे, वहां पर अच्छे दामों में बेचते थे। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राजनीतिक वर्चस्व बना लिया और भारत पर उसने वो शासन करना प्रारंभ किया। अब यहां पर वो व्यापार में भी अपना मोनोपोली लाना शुरू कर दिया। बुनकर का स्थिति धीरे धीरे तब खराब होने लगी। कैसे खराब होने लगी तो ये जरा समझ लीजिए। बुनकर की स्थिति हुई कि कंपनी एक अधिकार लाने लगा। कंपनी ने क्या किया कि अपने तरफ से गुमास्ता को नियुक्त करना शुरू किया। गुमास्ता एक खास प्रकार का व्यक्ति होते थे। उसका काम होता था कि गांव घर घूम घूम करके और जो मजदूर थे, बुनकर थे, उनको पहले कर्ज दे देते थे और उनसे धागा कतराना, उनसे फिर और भी चीज तैयार करना, कपड़ा संबंधी जितनी भी चीज थी वो तैयारी करना। लेकिन गुमास्ता का ये कहना था कि तुम अपना प्रोडक्ट जो भी बेचोगे, चाहे धागा हो, चाहे कपड़ा से संबंधित और कोई भी प्रोडक्ट हो, वो हम ही को बेचोगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें कर्ज दे रखा है और हमारी शर्तों के अधीन ही तुमको बेचना है। तुम कहीं और किसी से डीलिंग नहीं कर सकते हैं, किसी और से तुम अपना व्यापार और वाणिज्य नहीं बढ़ा सकते हो। तो बुनकर की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी, स्थिति खराब होने लगी। बुनकर के पास वैसे भी जमीन कम था। तो परिणाम क्या हुआ कि बुनकर धीरे धीरे इस बात के लिए एग्री नहीं होने लगे। तो गुमास्ता और बुनकर के बीच झगड़ा भी होने लगा, दोनों के बीच द्वंद्व भी होने लगा। कई जगह तो बुनकर गांव छोड़ करके चले गए। लड़ाई झगड़ा, लंद फंद, ये सब स्टार्ट हो गई। अर्थात कि बुनकर की स्थिति खराब होने लगी। तो खराब होने लगी। अब क्या था कि ये जो गुमास्ते थे, ये वेतन भोगी कर्मचारी थे। दे आर टेकिंग द मंथली पेमेंट एंड दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग हैवॉक ऑन द ऑल। सभी बुनकर पर ये हैवॉक क्रिएट करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उनको सताते थे। परिणाम हुआ कि बुनकर धीरे धीरे, कई बुनकर तो गांव छोड़ दिए। बंगाल में कई बुनकर तो गांव छोड़ करके दूसरे जगह चले गए। अब कंपनी का क्या था कि वो कच्चा माल के लिए पहले बुनकर को पैसा देने लगे। बुनकर जब तैयार करते थे तो वो कंपनी माल ले लेती थी, तैयार किया हुआ माल, और फिर अपने हिसाब से वो बेचने का काम करती थी। अपने हिसाब से बेचने का काम करती थी तो गुमास्ता ये बीच में एक ऐसा एजेंट हो गए जिसके कारण बुनकर को काफी परेशानी हुई और बुनकर की स्थिति खराब हो गई। एक तरह से बुनकर ध्वस्त हो गए। फिर भी बुनकर अपना थोड़ा बहुत तो काम कर रहे थे। अब आते हैं कि भारत में फैक्ट्री का आरंभ कैसे हुआ। हाउ द फैक्ट्री स्टार्टेड इन द इंडिया, व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट वर द प्रोसेस। तो इसमें देखिए कि स्टार्ट जो हुआ कि बंबई में पहला कपड़ा का मिल 1854 ईस्वी में शुरू हुआ। 1854 ईस्वी में कावास नानाजी दाभार, ये उनका नाम था, इन्होंने ही शुरू किया था। 1862 ईस्वी आते आते तक 4 और भी मिल लग गई। 1855 ईस्वी तक बंगाल में जूट मिल स्थापित हो गया। हम जानते हैं कि जूट का जैसा टेम्परेचर चाहिए, जूट के कारखाने लगाने के लिए, जूट के लिए पानी की भी चाहिए, अच्छा टेम्परेचर भी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय मींस उसमें ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए, उसके बाद हाई टेम्परेचर चाहिए। बंगाल उसके लिए अच्छा स्थान था। इसी कारण देखिएगा तो हुगली के बगल में ही अधिकांश जितनी भी जूट मिल है वो स्थापित थी, अभी भी हैं। तो जूट मिल की स्थापना ये हुई 1855 ईस्वी में। 1874 आते आते तक
आते तक मद्रास तक में भी कपड़ा मिल चालू हो गया, जबकि अहमदाबाद में इससे पहले ही कपड़ा मिल चालू हो चुका था। तो कपड़ा मिल, सूती वस्त्र का केंद्र हम कह सकते हैं। कपड़ा मिल का केंद्र बन गया मुंबई, कपड़ा मिल का केंद्र बन गया अहमदाबाद, मद्रास तक में भी कपड़ा मिल स्थापित हो गया, जूट मिल बंगाल में स्थापित हो रहा था। इस तरह से धीरे धीरे फैक्ट्री का आरंभ होना शुरू हो गया। अब कुछ नए नए उद्योगपति भी डेवलप होने लगे, उद्योगपति भी अब आगे आने लगे। उद्योगपति जिन्होंने पैसा संग्रह कर चुका था, अब वो उद्योग को बढ़ाना चाहते थे। उन्हीं उद्योगपति के तहत द्वारकानाथ टैगोर, मूलतः टैगोर ये बंगाली ब्राह्मण है, लेकिन फिर भी ये बिजनेस व्यापार वाणिज्य में आगे थे। द्वारकानाथ टैगोर, इनके पास अच्छी सूझबूझ भी थी। सेठ हुकुमचंद ये मारवाड़ी थे। जीडी बिरला और जमशेद नुसरतवाला टाटा, टाटा का आपने नाम सुना होगा। अभी भी वर्तमान में देखिएगा टाटा 150 से ऊपर प्रोडक्ट बनाती है। टाटा की बहुत अच्छी सूझबूझ व्यापार के दृष्टिकोण से उनको पूर्व का ही था। जमशेद नसीर जी टाटा, उन्होंने तो लोहा इस्पात केंद्र साक्षी में स्थापित किया था, यह भी आपको पता है 1907 ईस्वी में। टाटा के पास इतनी व्यापारिक सूझबूझ है, भारत सरकार आज भी यदि कोई नीति बनाती है, आज भी यदि कोई व्यापार से संबंधित नीति बनाती है, तो टाटा से एक बार जरूर विचार लेना पसंद करती है, क्योंकि उनके पास अंतर्दृष्टि का एक अच्छा अनुभव है। तो नए नए उद्योगपति अब आने लगे। ये सब सफल उद्यमी भारत के बन चुके थे उस समय तक। इसके बाद देखते हैं अब मजदूर कहां से अवेलेबल हुआ। जब औद्योगिकरण बढ़ा, फैक्ट्री स्थापित हुई, तो मजदूर की भी जरूरत होने लगी। तो शुरुआत में ज्यादातर औद्योगिक इलाके में मजदूर आसपास के ही गांव भर के आते थे। मुंबई में तो रत्नागिरी एक जिला था, वहीं के अधिकांश मजदूर आ रहे थे। आसपास जो गांव के थे वो शहर पहुंच जाते थे। जिस समय ज्यादा डिमांड होती थी वो काम करते थे, जब डिमांड कम हो जाती थी, उनका काम छूट जाता था, तो फिर गांव चले आते थे, खेती करते थे, उपज भी कर लेते थे। लेकिन मजदूर की संख्या अब जब औद्योगिकरण बढ़ी, फैक्ट्री ज्यादा स्थापित हुआ, तो नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबर स्टार्टेड डेवलपिंग। तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं, जो 1901 ईस्वी में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 तक मजदूर काम कर रहे थे। इसके बाद 1946 ईस्वी आते आते तक देखिए कि इसमें 24,36,000 तक मजदूर लगभग हो चुके थे। अर्थात कि मजदूर की संख्या दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे थे और कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि किसान का हालत खराब था, माली हालत खराब था, और सरकार की तरफ से टैक्स ली जाती थी, कर ली जाती थी, नहीं चुका पाते थे, खेत नीलाम हो जाता था, और खेत जब अधिग्रहित कर लिया जाता था तो वो क्या करते, मजदूर ही अंत में उनको श्रमिक बन करके उनको बाहर ही जाना पड़ता था। श्रमिक बनना मजबूरी में हो चुकी थी, ताकि कुछ प्रति व्यक्ति आय वो बढ़ पावे। इसके बाद क्या हुआ कि जब मजदूर के प्राप्त करने के लिए, मजदूर को खोजने के लिए मजदूर मिले, तो कंपनी ने एक नया सिस्टम शुरू किया, उद्योगपति ने एक नया सिस्टम शुरू किया, और उसमें जॉबर नाम के व्यक्ति का नियुक्त करने लगे। जॉबर को सरदार भी कहा जाता था, मिस्त्री भी कहा जाता था। जॉबर का क्या काम होता था, ये कंपनी के विश्वस्त कर्मचारी होते थे, जो लंबे समय तक कंपनी में काम करते थे, जिस पर कंपनी विश्वास करती थी। वो गांव भर से जाकर के और अपने ही संबंधी, दूर दराज अपने ग्रामीण को वो मजदूरी में लाते थे, उनको श्रमिक के रूप में लाते थे, और कंपनी में उनको काम लगवा देते थे। जब तक कंपनी में काम रहता था, और लोग उन पर विश्वास भी करते थे, और जॉबर को इस तरह से अच्छी कमाई भी होती थी, मोटा कमीशन भी मिलता था। लेकिन यहां पर जॉबर बाद में श्रमिक का शोषण भी करने लगे फिर भी। लेकिन जॉबर का यह होता था, उनको गांव से कांटेक्ट रहता था, उनको अपने गांव के अगल बगल इलाके से कांटेक्ट रहता था। आमतौर पर गरीब एरिया में जहां से लोग श्रमिक बनने के इच्छुक रहते थे, वहां से वो कांटेक्ट रखते थे, वहां से उनका संबंध रहता था, जिसके कारण मजदूर अब आसानी से उपलब्ध होने लगे। अब मजदूर की 10 घंटे की शिफ्ट में काम होती थी। बड़ा ही उनका परेशानी पूर्वक, बड़ा ही विफलता पूर्वक उनका जीवन चलता था, और दे वर डूइंग ए वेरी डिफिकल्ट जॉब, और इन ए डिफिकल्ट कंडीशन दे वर डूइंग, वहां वो कर रहे थे। अब देखिए कि जब मजदूर का इंतजाम हो गया, तो औद्योगिक विकास का पैटर्न सब क्या हुआ। तो औद्योगिक विकास का पैटर्न हुआ कि यूरोपीय कंपनी जब स्थापित हो गई, तो वो भारत के भी तरफ आई। भारत की तरफ आई तो वो शुरुआत में चाय, कॉफी, खनन, नील, जूट व्यवसाय, इसने अपना हाथ साफ करना शुरू किया। ये यहां पर जो
खेत थे, जो यहाँ के भूमि थे, उसको वो अधिग्रहित करने लगे, उसको भाड़े पर लेने लगे, उसको खरीदने लगे। इसके बाद यहाँ पर इन्हीं सब चीज का, चाय, कॉफी, खनन, नील, जूट, इन सब का ये काम करने लगे। इसके बाद पहला विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, तो पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उम्मीद तो यह था कि ये विश्व युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन विश्व युद्ध लंबा चलने लगा। विश्व युद्ध लंबा चलने लगा तो उस विश्व युद्ध में, माने ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपका ये वर्ल्ड वॉर जो चला ये 4 वर्ष तक, तू तो जानत होगा कि ये 4 वर्ष युद्ध चलने बाटे। 4 वर्ष चलने बाटे तो एमे ब्रिटिश कारखाना को ऐसा हुआ कि इसको अपना पैटर्न बदलना पड़ा, क्योंकि सेना के लिए अब जरूरत का सामान उसको बनाना पड़ा। जूता हुआ, वर्दी हुआ, उसका कैरी हुआ, टेंट हुआ, पंडाल हुआ, इन सब को उसको अब बनाना पड़ा। जब वो नहीं सक पाई तो अब भारत के भी कंपनी में या भारत के भी लोग को इसमें शामिल करना शुरू किया। भारत के भी लोग अब ये सब चीज बनाने लगे। तो ये भारतीय उद्योग का एक तरह से सुनहरा दौर था, ये एक गोल्डन एरा था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में उत्पादन बढ़ाना पड़ा, आमदनी भी बढ़ी। अब इसी समय में लेकिन लघु उद्योग भी पीछे नहीं छूटा। लघु उद्योग भी अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि युद्ध के बाद भी जो है फैक्ट्री का विकास हुआ, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। लघु उद्योग अभी भी महत्वपूर्ण हिस्सा था और ज्यादातर विशाल उद्योग देखिए 1911 में 67% जो थे उद्योग वो आपको बंगाल और बंबई में ही थे, अर्थात कि भारत में इसके अन्य क्षेत्र में उतना विस्तार नहीं हो पाया था और छोटे स्तर पर उत्पादन का अभी भी दबदबा था। बहुत बड़ा उद्योग अभी भी स्थापित नहीं हो रहे थे, क्योंकि मान लीजिए टेंट, पंडाल या फौज की वर्दियां, जूता, बूट, ये सब बनाने के लिए बहुत ये छोटे स्तर पर ये काम हो रहा था। आप समझ सकते हैं कि रजिस्टर्ड फैक्ट्री की संख्या 1911 तक मात्र 5% थी। ओनली देयर वर 5% रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज ऑन दैट टाइम ड्यूरिंग द 1911, आपको 1911 तक। और मजदूर जो थे वो वर्कशॉप और घरेलू इकाई में काम करते थे। वर्कशॉप मान लीजिए एक बड़ा सा करकट का बना रहता था, उसके अंदर काम करते थे, घरेलू इकाई में भी काम करते थे। इसके बाद सस्ता मशीन से कताई उद्योग आगे बढ़ा। कताई उद्योग में एक फ्लाइंग शटल मशीन अब धीरे धीरे स्थापित होने लगा। फ्लाइंग शटल मशीन में क्या होता था कि जैसे दोनों तरह का काटा जाता था, जैसे मान लीजिए एक क्षैतिज भी काटा जाता था और इसके बाद इस तरह का उदग्न भी काटा जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि कपड़ा बड़ी तेजी से तैयार होने लगे। अधिकांश अब छोटे छोटे जो घरेलू कपड़ा तैयार करने वाले थे वो इसका शटल उद्योग का, इसका मान लीजिए कि फ्लाई शटल जिसको हम कहते हैं, इसका प्रयोग करने लगे। ये कताई का एक नया विधा था, कपड़ा तैयार करने का नया विधा था। तो 20वीं शताब्दी आते आते तक हथकरघा से बने कपड़े का उत्पादन में काफी सुधार आया। इसके बाद देखिए फ्लाई शटल आने से कपड़ा तेजी से बना, कपड़ा ज्यादा मात्रा में उत्पादन हुआ। तो 1941 तक आते आते तक 35% हथकरघा में फ्लाई शटल का इस्तेमाल किया जाने लगा। यहां तक कि त्रावणकोर, मैसूर, मद्रास, कोचीन, बंगाल में 70 से 80% जहां था वहां पर फ्लाई शटल का इस्तेमाल होने लगा। कारण क्या था कि तेजी से कटाई करता था, तेजी से कपड़ा का निर्माण करता था। इसके बाद देखिए जब वस्तु ज्यादा तैयार होने लगा, कपड़ा ज्यादा तैयार होने लगा, वस्तु का ज्यादा निर्माण होने लगा, तो अब इसका अब इसको बेचना भी था। बेचने के लिए क्या चाहिए? बाजार चाहिए। बाजार में कैसे जल्दी से बेचे? तो विज्ञापन का शुरुआत हुआ। आज भी देखिएगा टीवी हो, इंटरनेट हो, फेसबुक हो, आप देखिए चाहे व्हाट्सएप, हर जगह देखिएगा विज्ञापन का दौर चल रहा है। उस समय भी विज्ञापन कैलेंडर के माध्यम से दिया जाने लगा। उसमें विज्ञापन दीवार पर कुछ लिख करके दिया जाने लगा। आज भी देखिएगा कैलेंडर के माध्यम से, दीवार के माध्यम से। और कैलेंडर पर क्या होता था? देवी देवता का चित्र बना दिया जाता था। कैलेंडर पर क्या होता था कि ऐसा चित्र बना दिया जाता था जिससे ये होता था कि देवी देवता को भी ये पसंद है तो मानव को भी ये पसंद होना चाहिए। आमतौर पर उसमें कृष्ण, कार्तिक और लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी, इन सब का देवी देवता का मूर्ति। और कैलेंडर में क्या होता था? ये दुकान और घर में साल भर का टंगा रहता था। लोग उसको देखते थे, फिर उस पर उनके मस्तिष्क पर इंपैक्ट पड़ता था, वो सामान खरीदते थे। इसके बाद उतना ही में ब्रांडिंग फिर शुरू हो गया। ब्रांडिंग क्या शुरू हो गया? तो उसमें मेड इन मैनचेस्टर लिखा जाने लगा, मेड इन
लिसेस्टायर लिखा जाने लगा ताकि उनका ब्रांडिंग बनने लगा, और इस तरह से ये औद्योगिकरण का युग बढ़ता चला गया और औद्योगिकरण का युग हावी रहा। और औपनिवेशिक काल के काल में ब्रिटेन औद्योगिकरण में उस समय छा गया था, हालांकि बाद में अमेरिका ने पीछे किया। इस तरह से मैं सुनील जी खाटी ये चैप्टर समाप्त कर रहा हूं। बहुत जल्दी मैं आपको आगे मिलूंगा। जय बिहार, जय भारत।